दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक हम लोग का क्या होगा, तो मॉक टेस्ट आज का है। और ये मॉक टेस्ट पहला मॉक टेस्ट है। और दोस्तों इसमें आपको मैथ और रीजनिंग के छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट का आपका मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। और आप इसमें इसमें टोटल कुल 85 प्रश्नों का मॉक टेस्ट है। और इसमें सभी सब्जेक्ट ऐड किया गया है, मैथ और रीजनिंग को छोड़ के। तो दोस्तों आप अपने आप को यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप 85 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप करेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए ये मॉक टेस्ट आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल दोस्तों क्या कह रहा है, बिहार की स्थापना कब की गई थी। आप दोस्तों यहाँ से आप अपना आंसर जो है सो कॉपी पे लिखते चले और उसके साथ मिलाते चले कि आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1914। आपके हिसाब से आंसर दोस्तों क्या होगा, आप अपने कॉपी पे लिखते चले, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। आंसर इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो हम लोग बात करते हैं। जो सही आंसर इसका हो जाएगा, बिहार की स्थापना तो 1912 ईस्वी में की गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। अगर आपका सही है तो आप उसको सही कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अगर कुछ चीज़ ऐड अगर करना चाहें, तो जैसे कि 1911 की अगर बात करें तो इसमें घोषणा की गई थी। 1911 में घोषणा की गई थी। और 1936 डेट की अगर बात करें तो इसमें उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और 1912 को बिहार की स्थापना की गई थी। दोस्तों बिहार दिवस की अगर बात करें तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार दिवस, बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अब बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। आपके ऑप्शन है 1998, 1999, 2000 और 2001। आप अपना आंसर दोस्तों आप अपने नोटबुक में लिख लें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। अगर पूरा डेट की अगर बात करें इसके, तो वो आया था 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना था। बात करें बिहार के किस प्रांत से झारखंड अलग हुआ था, किस भाग से, तो बिहार के दक्षिणी भाग से अलग हुआ था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और दक्षिणी दक्षिणी भाग का कितना परसेंट भाग झारखंड में चला गया, तो दोस्तों 49% भाग दक्षिणी भाग का, आपको ध्यान देना है, दक्षिणी भाग का 49% भाग जो है वो झारखंड में चला गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अब अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बिहार में लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन है 20, 30, 35, 40। आप अपना आंसर दोस्तों नोटबुक में लिखते चले और मिलाते चले। तो दोस्तों लोकसभा की यहाँ बात हो रही है, तो जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में लोकसभा के 40 सीट है। इसी के साथ अगर बात करें दोस्तों विधानसभा की, तो बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो विधानसभा की सीट की बात करें तो 243 सीटें हैं। अगर बात करें विधान परिषद की, विधान परिषद की अगर बात करें तो कितनी सीटें हैं विधान परिषद की दोस्तों, तो 75 सीटें हैं विधान परिषद की। राज्यसभा की अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 16 राज्यसभा की सीटें हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के बात करें तो लोकसभा की 40 सीटें, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 और राज्यसभा के 16 सीटें। ये आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 4 इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1876, 1865, 1875 और 1884। आप अपना आंसर दोस्तों अपने नोटबुक में जरूर लिख ले। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1876, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है। तो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। स्थापना का जो श्रेय जाता है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इसी के साथ ही कुछ और टर्म्स है दोस्तों, जैसे इंडियन लिंक। इंडियन लिंक की अगर बात करें तो इंडियन लिंक की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1875 ईस्वी में। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1875 में इंडियन लिंक की स्थापना हुई थी और किसने किया था, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। उसके साथ ही अगर बात करें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो कि बीपीएससी में लगातार पूछे गए हैं, कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना दोस्तों किसने किया था, तो 1905 में, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में। तो आपको ये टर्म्स ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 5। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। आपके ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, बिपिन चंद्रपाल, सर जॉन लॉरेंस। चलिए आप अपना आंसर अपने नोटबुक में लिख ले। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.डी. सावरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों आर.सी. मजूमदार के बारे में, तो इन्होंने भी 1857 के विद्रोह पर एक स्टेटमेंट दिया था कि 1857 का विद्रोह जो है वह स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, संग्राम नहीं है। ये स्टेटमेंट था आर.सी. मजूमदार का। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिजरायली का स्टेटमेंट, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। डिजरायली ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 1857 का विद्रोह जो है वह राष्ट्रीय विद्रोह है। तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, तो डिजरायली के द्वारा कहा गया था। और 1857 का विद्रोह का जो प्रतीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बीपीएससी में पूछा गया है। प्रतीक इसका है कमल और रोटी। ये 1857 की क्रांति का प्रतीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। आपके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, ब्राजील, भारत। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप अपने नोटबुक में लिख ले, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। यह ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। बात करें दोस्तों ब्रिक्स का, तो पहले सबसे पहले जो बना था वो बना था ब्रिक। ये बना था, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी ब्रिक की, जिसमें इसमें ब्राजील, उसके बाद करें तो रूस, उसके बाद बात करें तो भारत, और फिर बात करें तो चीन। इतने देश मिलके 2009 में ब्रिक की स्थापना की थी। लेकिन 2011 ईस्वी में इसमें एक और देश जुड़ गया, एस से साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया और ये बन गया ब्रिक्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रीलंका। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला सवाल कह रहा है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपके ऑप्शन है ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी इल्तुतमिश। आप अपना आंसर नोटबुक में लिख ले। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों अपने आप को सिकंदर के समान मानता था और सिकंदर की तरह ही विश्व विजेता बनना चाहता था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने दो उपाधि धारण की, एक सिकंदर ए शानी, सिकंदर ए शानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने ही धारण किया था, और दूसरा बात करें तो सिकंदर द्वितीय, सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया था। बात करें इसके शासनकाल के बारे में कि कब से कब तक इसका शासनकाल रहा दोस्तों, तो ये 1296 से 1316 ईस्वी तक ये शासन में रहा अलाउद्दीन खिलजी। इनके द्वारा ही एक धर्म दोस्तों, नया धर्म बनाया गया था जो कि उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था। तो ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है। यहाँ पे दोस्तों केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी, आपके ऑप्शन है महान्यायवादी, गृह सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, डी प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। तो यहाँ पे आप अपना आंसर नोटबुक में लिख ले।
तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल सचिव। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है, ये सिविल अधिकारी की बात की जा रही है। तो सिविल अधिकारी में जो आंसर हो जाएगा वो मंत्रिमंडल सचिव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहीं पे अगर विधि अधिकारी की बात बोलता तो वो हो जाता महान्यायवादी, विधिक अधिकारी। तो भारत का जो प्रथम विधिक अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बात करें दोस्तों कि अभी वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो कौन है भारत के, तो वो है आर वेंकट रमन। ये भी आपको ध्यान में रखना है, आर वेंकट रमन। और ये 16वां महान्यायवादी बने हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। गृह सचिव की अगर बात करें दोस्तों, तो अभी वर्तमान में जो गृह सचिव है वह है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला ये गृह सचिव है। मंत्रिमंडल सचिव की अगर बात करें दोस्तों, तो वो है राजीव गाबा, ये मंत्रिमंडल सचिव है। और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव की अगर बात करें, तो प्रमुख सचिव अभी वर्तमान में है प्रधानमंत्री के पीके मिश्रा, पुरुषोत्तम कुमार मिश्रा। और बात करें एक और प्रधानमंत्री के सलाहकार, ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, तो तरुण कपूर। तरुण कपूर ये भी आपके करंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखित है? आपके ऑप्शन है बी द पीपुल, ऑप्शन बी गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन सी विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन डी इंडिया विंस फ्रीडम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था। बात करें बी द पीपुल के लेखक कौन है, तो इसका लेखक है नानी पालकी बाला, इसके लेखक है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक की बात करें तो इसके लेखक है अरुंधति राय, अरुंधति राय। विंग्स ऑफ फायर की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। ये आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं बुक के नाम। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 10, हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय है? आपके ऑप्शन है जैन धर्म, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, और ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी बौद्ध धर्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करें अगले प्रश्न की। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 20 जून 1937, ऑप्शन बी 20 जुलाई 1937, ऑप्शन सी 20 मई 1937, और ऑप्शन डी 20 मार्च 1937। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 20 जुलाई 1937, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 20 जुलाई 1937 को, तो इसमें श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में दोस्तों मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। उससे पहले अगर बात करें तो उससे पहले मोहम्मद यूनुस ये कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे, मोहम्मद यूनुस। तो अगर बिहार के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो वो मोहम्मद यूनुस ही थे। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बने हैं 20 जुलाई 1937 के कांग्रेसी जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। बात करें इनके नेतृत्व में, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो प्रोटेम स्पीकर थे विधानसभा के, वो कौन थे? तो प्रोटेम स्पीकर की अगर बात करें तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। बात करें अगर विधानसभा अध्यक्ष की, तो उस समय अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो अध्यक्ष चुने गए थे रामदयालु सिंह। और उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो उपाध्यक्ष चुने गए थे अब्दुल वारी सिद्दीकी, ये उपाध्यक्ष चुने गए थे। और अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह, और प्रोटेम स्पीकर थे सच्चिदानंद सिन्हा, और मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे नेतृत्व वो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर इसका अभी हम लोग दोस्तों डिस्कस किए थे, जो पहले बने थे वो बने थे मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। तो अस्थायी सदस्य आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, यूके, रूस, जर्मनी, चीन। ऑप्शन बी यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। ऑप्शन सी कनाडा, चीन, यूके, यूएसए, रूस। और ऑप्शन डी यूएसए, रूस, यूके, चीन और जापान। तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसके जो अस्थायी सदस्य है वो क्या हो जाएगा, ए, बी, सी, एफ और आर। ए अमेरिका यानी यूएसए, ब्रिटेन, यूके, सी चाइना, एफ फ्रांस और आर से रूस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो कह रहा है वर्ष डैश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन हुआ था। आपके ऑप्शन है 2002, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2000 और ऑप्शन डी 1999। तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन किया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। आपके ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा में सुधार के लिए, ऑप्शन सी सैनिक क्षमता के मूल्यांकन के लिए, ऑप्शन डी भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए। तो आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधार में पर विचार के लिए साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अगर साइमन कमीशन के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो वो अध्यक्ष थे जॉन साइमन। इनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई थी जिसमें 7 सदस्य थे और सातों के साथ में इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसीलिए दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध भारत में शुरू हुआ था और इसका हर जगह विरोध किया गया था। और बात करें कि किस डेट को आया था, अगर पूरे डेट की बात करें तो 3 फरवरी, ये डेट भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में साइमन कमीशन आया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। बात करें कब की थी आत्मीय सभा की स्थापना, तो 1815 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम आत्मीय सभा की स्थापना की थी। उसके बाद बात करें 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया। बात करें राजा राम मोहन राय के बारे में दोस्तों, तो इनको कई नाम से जाना जाता है। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। उसके बाद अगर बात करें तो आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहा जाता है। उसके बाद प्रथम आधुनिक पुरुष भी इनको बोला जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष। साथ ही साथ इनको युगदूत भी बोला जाता है, युगदूत से भी इनको संबोधित किया जाता है। और भी कई सारे टर्म्स है जिसमें ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है जिसको राजा राम मोहन राय को संबोधित किया जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को किस भाषा में लिखी थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी उर्दू और ऑप्शन डी फारसी। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फारसी में तुजुक ए जहांगीरी को लिखा गया था। और इसको जो अंतिम रूप दिया था, जो पूरा किया था तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा को, वो किया गया था मोतमीद खान के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों बाबर ने भी एक आत्मकथा बाबर की है, तुजुक ए बाबरी। वो आत्मकथा किस भाषा में था, तो वो तुर्की में था। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी तुजुक ए बाबरी को अकबर द्वारा 1589 में अब्दुल रहीम खान के द्वारा बाबरनामा नामक फारसी अनुवाद
करवाया गया, यानी फारसी में जो अनुवाद तुजूक ए बाबरी को कराया गया वो बाबरनामा था, जो फारसी में अनुवाद कराया गया 1589 में अकबर द्वारा, और जो किया था वो था अब्दुल रहीम खान के द्वारा किया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आपके ऑप्शन है सैयद फजल अली, ऑप्शन बी हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन सी के.एम. पनिक्कर और ऑप्शन डी रफी अहमद किदवई। तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए सैयद फजल अली। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदार जी कृपाण को धारण कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25। तो दोस्तों आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत एक सरदार जी कृपाण धारण कर सकते हैं। बात करें अनुच्छेद 25 की, तो वो संविधान में इसके बारे में क्या बोला गया है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, उसके प्रचार, धर्म को मानने, उसके प्रचार, उसके प्रसार एवं उसके आचरण में समान संरक्षण। बात करें दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। बात करें दोस्तों अनुच्छेद 26 की, तो अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और बात करें दोस्तों अनुच्छेद 19 की, तो अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी का संरक्षण। ये आपको आर्टिकल्स दोस्तों बहुत ही बेसिक आर्टिकल है जो कि आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए पटना, बी गया, सी दरभंगा और डी मुजफ्फरपुर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन बिहार में हुआ था वो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा करेक्ट, पटना में। और कब हुआ था? तो ये 1912 ईस्वी में हुआ था और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता R.N. मधोलकर के द्वारा की गई थी। और एक और पॉइंट दोस्तों इसमें आता है कि 1912 के 27वें अधिवेशन से ही पंडित नेहरू जी का कांग्रेस सम्मेलन में आगमन हुआ था। ये भी पॉइंट एक निकल के आता है कि पंडित नेहरू पहली बार उन कांग्रेस अधिवेशन में कब उनका आगमन हुआ, तो 1912 के पटना, और कहीं कहीं आपको ऑप्शन में पटना के जगह यहाँ बांकीपुर भी देगा, ये बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? आपके ऑप्शन है ए प्रजा हितैषी, बी लोकनायक, सी लोकमान, डी राष्ट्रनायक। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उपाधि दी गई थी। और बात करें यहाँ लोकमान की, तो लोकमान बाल गंगाधर तिलक को इनकी उपाधि थी, बाल गंगाधर तिलक की उपाधि लोकमान थी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। कह रहा है बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? आपके ऑप्शन है 1/10, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 3/20 और ऑप्शन डी 3/25। तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 3/20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें तिनकटिया पद्धति के नील की खेती की, तो इसी के विरोध में 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सिख गुरु जिनका जन्म पटना में हुआ था वह कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर और ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और ये सिख के 10वें गुरु थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? आपके ऑप्शन है खान बहादुर खान, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी कुंवर सिंह और ऑप्शन डी रानी रामकुमारी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर कुंवर सिंह के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कहां से किया गया था? तो आरा से किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वे जगदीशपुर के रहने वाले थे। ये भी एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में ही पूछा गया है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। बिहार में होम रूलिंग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी मजरूर हक, ऑप्शन सी सरफराज हुसैन और ऑप्शन डी चंद्रवंशी सहाय। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मजहर उल हक। इसके होम रूलिंग के बिहार के अध्यक्ष थे। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1916 को की गई थी। ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर और ऑप्शन डी बोधगया। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन में आंसर नहीं दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बिहार का शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वो है राजगीर, जो कि गया से ही संबंधित है। लेकिन राजगीर शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा है। इसकी अगर पहाड़ी की बात करें तो इसकी जो पहाड़ी है वो है वैभव गिरी। उसके बाद अगर बात करें तो सोनागिरी, उसके बाद विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और पीर पहाड़ी। तो बात करें दोस्तों राजगीर शहर की, तो इसमें वैभवगिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और पीर पहाड़ी, ये पहाड़ी राजगीर को घेरे हुई है। और इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो है वैभवगिरी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है कि सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन है? तो वैभवगिरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 27 ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी मानसरोवर झील, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी सतपुड़ा। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी सतपुड़ा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा की बात करें दोस्तों, ताप्ती नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम स्थल तो सतपुड़ा की पहाड़ी है। और ये कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। बैतूल जिले में, ये आपको ध्यान में रखना है। और ताप्ती नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें, ताप्ती नदी का लंबाई 730 किलोमीटर है। और ये कहाँ जाके गिरती है? तो ये अरब सागर में जाके गिरती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये एस्च्यूरी का निर्माण करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एस्च्यूरी का निर्माण। तो इसमें 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर, यह अरब सागर में जाके गिरती है और यह एस्च्यूरी का निर्माण करती है, ताप्ती नदी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है मलबा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों ये मलबा का पठार और इसके उत्तर और पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को, तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे अरावली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार के निम्न देशों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। और इसका दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ।
ये बिहार के भूतात्विक दृष्टि से बहुत ही पुराना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 30। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? मधुबनी, जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करती है, किशनगंज भी करती है और सीतामढ़ी भी नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन पूर्णिया नेपाल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? ऑप्शन है जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सोवियत रूस और फ्रांस। चलिए आंसर आप फटाफट दीजिए। तो आंसर इसका जो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ रूस से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? आपके ऑप्शन है तेल शोधन, ऑप्शन बी वन आधारित उद्योग, ऑप्शन सी बालू खनन उद्योग और ऑप्शन डी कृषि आधारित उद्योग। तो दोस्तों जो बिहार में उद्योगों की प्रत्याशा है वो कृषि आधारित उद्योग की प्रत्याशा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आपके ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, राजस्थान और ऑप्शन डी पंजाब। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। डालमिया नगर कहाँ और किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बिहार और सीमेंट के लिए, ऑप्शन बी पंजाब जूट के लिए, ऑप्शन सी कर्नाटक रेशम के लिए और ऑप्शन डी राजस्थान चमड़ा के लिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डालमिया नगर बिहार में स्थित है और वह सीमेंट कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब अगले प्रश्न को अगर देखें तो रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं बुध, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो दोस्तों जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन हुआ था वो किया गया था, आपके जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन बी 1986 में, और अगर पूरे डेट की बात करें तो 17 मार्च 1986 में इसका गठन किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। टकला-माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है इराक, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी चीन। तो जो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टकला-माकन मरुस्थल चाइना में स्थित है। बात करें दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल की, तो सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मरुस्थल की अगर बात करें तो मरुस्थल में होता क्या है, जब औसत वार्षिक वर्षा अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो तो वैसे जगह को मरुस्थल बोला जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 38। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप फटाफट अपना आंसर करें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कब हुए थे? तो 1937 ईस्वी में, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो आपके ऑप्शन है जगन्नाथ मिश्रा, ऑप्शन बी ललित नारायण मिश्रा, ऑप्शन सी जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जयराम दास दौलत राम इसके प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता के पश्चात बने थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कह रहा है बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपके ऑप्शन है श्री R.K. महाजन, ऑप्शन बी श्री राजधारी सिन्हा, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी N.K. सिंह।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री राजधारी सिन्हा इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। बात करें अगर वर्तमान में बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो वो है अतुल प्रसाद। ये आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दिया जाए। और बात करें दोस्तों कि बीपीएससी का स्थापना कब किया गया था, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1949 को बीपीएससी की स्थापना किया गया था। और जो इसका मुख्यालय रखा गया था वो रांची में रखा गया था। लेकिन लेकिन 1 मार्च 1951 को 1 मार्च 1951 को इसका जो मुख्यालय था उसको पटना में स्थानांतरित कर दिया गया था, पटना में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रांची में प्रथम बार जब इसकी स्थापना की गई 1949 को, तो उसका मुख्यालय रांची था और 1951 ईस्वी में इसको स्थानांतरित करते पटना में कर दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है बीपीएससी के बारे में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में जारी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक व्यय में शीर्ष पर रहा है। बात करें दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी चीन। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका जो है वो शीर्ष पर रहा है और दूसरे स्थान पर चाइना का है। बात करें दोस्तों सिपरी के फुल फॉर्म की, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फुल फॉर्म इसका हो जाएगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अब्दुल फतह अल सीसी, ऑप्शन बी जे बाइडेन, ऑप्शन सी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और ऑप्शन डी सी जिनपिंग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल फतह अल सीसी, जो कि कौन थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति थे। मिस्र के राष्ट्रपति जो कि 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। एरो इंडिया 13 से 17 फरवरी 2023 तक कहां आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी ग्वालियर। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में एरो इंडिया का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, गणतंत्र दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसे घोषित किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आपके ऑप्शन है असम राइफल, ऑप्शन बी सीआरपीएफ, ऑप्शन सी वायुसेना, ऑप्शन डी आरपीएफ। तो जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीआरपीएफ को प्रथम मार्चिंग दल का सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया था। और दूसरे स्थान पर जो आया था वो आया था असम राइफल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 24 फरवरी 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रायोजेनिक इंजन, ऑप्शन बी रेडियल इंजन, ऑप्शन सी डीजल इंजन और ऑप्शन डी भाप इंजन। तो जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है चंद्रयान 3 के लिए। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें। कह रहा है नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहां आयोजित किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलिन एस्टोनिया में लॉक्ड शील्ड 2023 का आयोजन किया गया है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी शिरोमणि अकाली दल, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो चलिए आंसर कीजिए। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिरोमणि अकाली दल, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करें अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो इनके पुत्र हैं सुखबीर सिंह बादल। सुखबीर सिंह बादल ये शिरोमणि अकाली दल के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें। बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और आपके ऑप्शन है
ऑप्शन ए पंकज मित्तल, ऑप्शन बी ललित किशोर, ऑप्शन सी प्रशांत कुमार शाही, ऑप्शन डी तेजस्वी यादव। तो दोस्तों बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी पीके शाही, प्रशांत कुमार शाही। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। बिहार सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 25,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 20,000 और ऑप्शन डी 15,000। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 25,000 रुपए की राशि तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। बिहार बजट 2023-24 के तहत कितने जिलों में आईटीआई संस्थान खोले जाएंगे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 7 जिले, ऑप्शन बी 8 जिले, ऑप्शन सी 6 जिले और ऑप्शन डी 5 जिले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी 5 जिलों में आईटीआई संस्थान खोले जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें, कह रहा है बिहार के किस जिले में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है बोधगया, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी सिवान और ऑप्शन डी भागलपुर। तो आपके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन ए बोधगया में। दोस्तों बिहार के बोधगया में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है 16वें आईपीएल 2023 के फाइनल मैच के उप विजेता कौन रहे? आपके ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन बी राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन सी गुजरात टाइटंस और ऑप्शन डी मुंबई इंडियंस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात टाइटंस। और बात करें फाइनल की विजेता कौन थी, तो चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो इस बार 2023 के विजेता के साथ साथ वो 5 बार का चैंपियन हो गई है। और दूसरे जो 5 बार का टाइटल लिए हुआ है वो है मुंबई इंडियंस, ये भी 5 बार टाइटल जीत चुकी है और चेन्नई सुपर किंग्स भी इसकी बराबरी कर लिया। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 53। तो दोस्तों यहाँ से साइंस का प्रश्न अब शुरू होते हैं। आपके प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है फैराडे, ऑप्शन बी फर्मी, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो दोस्तों बल का मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मा और ऑप्शन डी गुणवत्ता। तो हर्ट्ज में दोस्तों वो मापा जाता है आवृत्ति, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों कोई जब वृत्तीय गति करती है और उसका बल अगर केंद्र की ओर लगेगा तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी अभिकेंद्रीय बल। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वहारी वर्ग है? बात करें सर्वहारी वर्ग की तो अगर ऑप्शन ए देखें तो कौवा, सुअर और मनुष्य, तो ये तीनों दोस्तों सर्वहारी वर्ग में आते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन खरगोश, बात करें ऑप्शन बी खरगोश, गाय और घोड़ा की, तो ये शाकाहारी वर्ग में आते हैं। बाघ, शेर और भेड़िया ये मांसाहारी में आते हैं, जबकि बकरी, हाथी और सुअर ये शाकाहारी वर्ग में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम के उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए जब बस अचानक चलती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। तो दोस्तों ये न्यूटन के प्रथम नियम के होता है, जड़त्व के विराम की गति या जड़त्व के नियम के आधार पर न्यूटन के प्रथम नियम में इसका उल्लेख है। रॉकेट को लॉन्च करना, ये दोस्तों न्यूटन के तीसरे नियम पर होता है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ये रॉकेट का लॉन्च करना न्यूटन के तीसरे गति के नियम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेजी से आते हुए क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाना। अगर इसकी बात करें क्रिकेट बॉल की, तो ये आवेग संरक्षण के कारण होता है, आवेग संरक्षण के कारण होता है और ये दूसरे गति से संबंधित है। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। तो दोस्तों ये भी पहले गति से संबंधित है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो कह रहा है निम्न में से कौन ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अक्रिय गैस, ऑप्शन सी उपधातु और ऑप्शन डी अधातु।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अधातु जो है वो ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। बात करें दोस्तों अगर वर्तमान के पीरियोडिक टेबल की, तो उसमें 22 अधातु है, 22 अधातु है, जिसमें से 11 अधातु गैस है। उसके बाद बात करें तो एक अधातु द्रव है और 10 अधातु ठोस है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक जो अधातु द्रव है वो कौन सा है, तो वो ब्रोमीन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये ब्रोमीन वाला एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है विटेटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्वालिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो दोस्तों विटेटकर की जो पांच जगत प्रणाली है, उसमें अगर फंगी यानी कवक की बात करें तो ये है। प्रोटोजोआ की बात करें तो दोस्तों ये प्रोटोजोआ नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रोटोजोआ शामिल नहीं है, जबकि प्रोटिस्टा, एमिलिया ये शामिल है। उसके बाद एक पादप, पादप भी इसमें शामिल है। और बात करें तो एक मोनेरा, मोनेरा, पादप, मोनेरा, कवक, प्रोटिस्टा और प्राणी जगत एमिलिया, ये सभी 5 जगत में शामिल है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है सिनेबार किस धातु का एस्क है। आपके ऑप्शन है ए प्लेटिनम, बी गैलियम, सी पारा, डी सोना। तो आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पारा जो है वो सिनेबार धातु का एस्क है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, कह रहा है निम्नलिखित में से उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा लेड एक घटक होता है। आपके ऑप्शन है सोल्डर, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी अल्निको और ऑप्शन डी आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए सोल्डर, जिसमें एस प्लस पीबी पाया जाता है। एस और प्लस पीबी की अगर बात करें तो टीन प्लस लेड, और इसका परसेंटेज की बात करें तो 63:37 इतना के रेशियो में पाया जाता है। बात करें दोस्तों सोल्डर की गलनांक की, तो इसका जो गलनांक होता है वह 96 डिग्री से 255 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका गलनांक होता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 62, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास की उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी अम्ल वर्षा, ऑप्शन सी ऑक्सीकारक, ऑप्शन डी संक्षारण। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी संक्षारण, क्योंकि इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, तो लोहे दोस्तों लोहा अपने आसपास उपस्थित नमी के कारण उसमें क्या होता है, जंग लगता है, इसी को संक्षारण बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी बैटरी, ऑप्शन सी टूथपेस्ट, ऑप्शन डी मक्खन। तो जो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बैटरी, घरेलू बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है तनाव हार्मोन मनुष्य के किस ग्रंथि से पैदा होती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी अबटू या थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि। जो आपके आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि से दोस्तों तनाव हार्मोन पैदा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, तो कह रहा है पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है। आपके ऑप्शन है कैम्पिलोबैक्टर, ऑप्शन बी बेसिलस सीरियस, ऑप्शन सी एसेरिकिया कोलाई और ऑप्शन डी हेलिकोबैक्टर पिलोरी। तो दोस्तों पेप्टिक अल्सर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पिलोरी, इसी के कारण पेप्टिक अल्सर होता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है। ऑप्शन ए वनो उन्मूलन, ऑप्शन बी छाद, ऑप्शन सी अत्यधिक रगड़ और ऑप्शन डी भूस्खलन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छाद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मृदा संरक्षण की एक विधि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अगर देखें, तो गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर डैश कहलाता है। तो दोस्तों जो गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद जो बचता है उसको खोई बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खोई या बगैस उसको बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 68, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच डैश होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5.5 से अधिक, ऑप्शन बी 5.5 से कम, ऑप्शन सी 4.5 से कम, ऑप्शन डी 4.5 से अधिक।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.5 से जब कम पीएच मान होता है तब दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर दांत की बात करें दोस्तों, तो जो इसमें लार का पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 6.5 होता है। रक्त का ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो रक्त का अगर बात करें तो 7.4 होता है। चलिए अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है? तो जब अचानक बैरोमीटर का पारा घटता है तो दोस्तों वो इंगित करता है ऑप्शन बी, बेहद तूफानी मौसम को इंगित करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब धीरे धीरे घटता है तो वह वर्षा की को इंगित करता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 70। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी के कारण होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी हार्मोन और ऑप्शन सी जल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जल जो है वह इसके कमी के कारण डिहाइड्रेशन की होता है। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें, तो निम्न में से कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चील, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कीवी और ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शुतुरमुर्ग, जो इसका आकार सबसे बड़ा होता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घेरा, ऑप्शन बी ऊंचाई, ऑप्शन सी विकास वलय और ऑप्शन डी सामान्य दिखाव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकास वलय। वलयों की संरचना से वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो कह रहा है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कोबाल्ट और ऑप्शन डी कार्बन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट के प्रदूषण के कारण गुर्दे का यानी किडनी का रोग होता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्राइट, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका करेक्ट आंसर। और बात करें सोडियम कार्बोनेट की, तो ये धोने के सोडा का नाम है, धोने का सोडा, उसको सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो कह रहा है, समानता प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है, मूल से, ऑप्शन बी तने से, ऑप्शन सी फूल की कली से और ऑप्शन डी फल से। तो दोस्तों जो मसाला लौंग प्राप्त होता है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आपके ऑप्शन है, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल, सी पर्णहरित क्लोरोफिल के टूटने से और ऑप्शन डी वायुमंडल से। तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन आती है वो जल से आती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जल टूट के ऑक्सीजन देती है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है वह है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में डैश होगा। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, अनुक्रमिक वृद्धि होगी, ऑप्शन बी अनुक्रमिक कमी आएगी, ऑप्शन सी बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी और ऑप्शन डी घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले घटेगी उसके बाद बढ़ने लगेगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो कह रहा है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन के। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो डेसिबल का इकाई का प्रयोग किया जाता है किसे मापने के लिए? आपके ऑप्शन है, प्रकाश की गति, ऑप्शन बी ऊष्मा की तीव्रता, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता और ऑप्शन डी रेडियो तरंग की आवृत्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। कह रहा है, परमाणु नाभिक के अवयव डैश है। आपके ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
और ऑप्शन डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों यहाँ पे नाभिक की बात हो रही है, तो जो नाभिक परमाणु के नाभिक में होते हैं वो ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाती है, जबकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सक्रिय परिवहन, ऑप्शन बी निष्क्रिय परिवहन, ऑप्शन सी परासरण और ऑप्शन डी प्रसार। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परासरण के द्वारा पानी निकलना शुरू हो जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को, आपके ऑप्शन है दोस्तों वाष्पीकरण, ऑप्शन बी हिमीकरण, ऑप्शन सी पिघलना, ऑप्शन डी उदरपातन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उदरपातन। उदरपातन में सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित किया जाता है, इसी को उदरपातन कहा जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए सिलिकॉन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन और डी कैल्शियम। तो भूपट्टी में जो पाया जाता है दोस्तों तत्व वह पाया जाता है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो यहाँ पे दोस्तों विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला यानी ब्रह्मांड की बात हो रही है, तो जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यह 85 प्रश्न जो कि कुल मिला के जीके और जीएस से संबंधित थे, साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स भी थे। तो आप कमेंट सेक्शन में यह कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने 85 में से कितना क्वेश्चन सही किया है, ज़रूर कमेंट करें। तो इस तरह से दोस्तों आज के जो ये मॉक टेस्ट 1 है, मॉक टेस्ट 1 में कुल मिला के जीके और जीएस के 85 प्रश्न थे, जो कि आपके एग्जाम बेस्ड प्रश्न है और ज़्यादातर सवाल इसमें दोस्तों बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपके एग्जाम में आने के प्रबल चांस है ऐसे प्रश्नों को, तो ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस जरूर करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये हमारा चैनल द वे ऑफ स्टडी, इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम का नाम है द वे ऑफ स्टडी, नाम से जो टेलीग्राम है इस पर इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।